अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं मकड़ी का जाल कितना मजबूत होता है? ये लोहे से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। या फिर क्या आप ऐसे कबीले के बारे में जानते हैं जो गम में अपनी उंगलियां ही काट देते हैं? और आप जानेंगे उल्लू के पट्टे के बारे में। आज की वीडियो में ऐसे ही धुआंधार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए अपने जहनों को मुतवज्जो करके बैठ जाएं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो दोस्तों चलते हैं आज के सफर पर। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है गीले हाथों पर झुर्रियां क्यों पड़ती हैं? आप माने या ना माने, मगर आज से पहले साइंसदानों को ये इल्म नहीं था कि गीले होने पर हाथों पर झुर्रियां क्यों पड़ जाती हैं। मगर अब इस राज से पर्दा हट गया है और ये वाज़ेह हो गया कि इससे गीली चीजों पर गिरफ्त बेहतर होती है। न्यू कैसल यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि पानी में कुछ देर बाद हाथों की उंगलियों पर बनने वाली ये झुर्रियां जिल्द के नीचे खून की शरियानें सिकुड़ने से बनती हैं। इस तहकीक के दौरान मुख्तलिफ लोगों पर तजुर्बात किए गए। उनमें से कुछ के हाथ खुश्क जबकि कुछ के आधे घंटे तक पानी में भिगोकर रखने के बाद मार्बल समेत मुख्तलिफ गीली या खुश्क अशिया पकड़ने की हिदायत की गई। इन तजुर्बात से ये पता चला कि जिन लोगों के हाथ में पानी के नतीजे में झुर्रियां नमूदार हुई वो गीले मार्बल को खुश्क हाथों वालों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से पकड़ रहे थे। रिसर्चर्स का कहना था कि ये झुर्रियां ज़्यादा उंगलियां हमारे आबाओ अजदाद को पानी के चश्मों या गीली जगहों से गज़ा इकट्ठा करने में मदद देती थीं। रिसर्चर्स के मुताबिक अब हमें वैसी मेहनत तो नहीं करना पड़ती, मगर ये झुर्रियां गीली जगह पर बेहतर गिरफ्त फराहम करती हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने ये तो सुना ही होगा कि डायमंड दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल है, यानी मजबूत मटेरियल होता है। लेकिन एक नई रिसर्च से पता चला कि ग्रेफेन एक ऐसा मटेरियल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत मटेरियल है। ये डायमंड से भी ज्यादा मजबूत है। और चीजों की हार्डनेस के बारे में बात करें तो ये जो स्पाइडर का जाल होता है, इसको अगर स्टील के रॉड की तरह इकट्ठा कर दें तो ये स्टील के रॉड से भी ज्यादा मजबूत होगा। इस दुनिया की ताकतवर चीजों में से स्पाइडर सिल्क एक हार्डेस्ट चीज है। और एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये लिम्पट जो कि समंदर में होता है, इसका दांत डायमंड से भी ज्यादा मजबूत है। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जिनके मुकाबले में डायमंड तो कुछ भी नहीं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग यानी सबसे मजबूत कौन से मसल्स हैं? आप अपने हाथ को इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो जल्द ही थकना शुरू हो जाते हैं, या फिर आप सैर को निकलते हैं तो तकरीबन बॉडी के ज्यादातर मसल्स यूज होते हैं। वो आपको एनर्जी देते हैं जिससे आप वॉक करते रहते हैं। इस तरह जुबान ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा मसल है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या आपने कभी गौर किया आप बहुत ज्यादा बल्कि पूरा दिन बातें भी करते रहे तो आप ये तो कह सकते हैं कि मुंह थक गया है, लेकिन ये कभी नहीं कहा होगा मेरी जुबान थक गई है। अगर आप ज्यादा देर कुछ खाते रहें या कोई चीज ज्यादा देर चबाते रहें तो आपके जबड़े तो थक जाते हैं लेकिन आपकी जुबान नहीं थकती। फैक्ट नंबर 4, जब कभी आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं अक्सर आप भूल जाते हैं कि क्या करना था। ये एक अजीब सा काम होता है, इसे इवेंट बाउंड्री कहते हैं। ये एक फिनोमेना की वजह से होता है। अक्सर दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो उस सोच में आप अपनी जगह को तब्दील करते हैं, एक नई जगह पर पहुंचते हैं। तो नई जगह पर पहुंचते ही दिमाग को एक नई लोकेशन मिल जाती है। वो नई चीज को सोचना शुरू कर देता है और पुरानी बात को भुला देता है। इस छोटे वक्फे में जो अचानक तब्दीली हो जाती है उसे इवेंट बाउंड्री कहते हैं। फैक्ट नंबर 5, ऐसा तो आपने सुना होगा मोबाइल फोन को चार्जिंग नहीं करना चाहिए अगर वो 60% चार्ज हुआ हो। अगर आप इसको फुल करने के लिए उसे चार्ज करेंगे तो बैटरी की लाइफ कम होना शुरू हो जाएगी। ये एक मिथ है लेकिन ये एक झूठी बात है। असल में आप अपने मोबाइल फोन को कभी भी चार्ज कर सकते हैं। आपके फोन 60% चार्ज है और आप कहीं सफर पे दूर जाना चाह रहे हो तो उसे 100% चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं। ऐसी बात ही नहीं कि आप अपने फोन को तभी चार्ज करना चाहिए जब बैटरी 20 या 30% हो जाए। ये मसला होता था मगर पुराने जमानों में। अभी तो आपके पास एंड्रॉइड फोन है या फिर iOS है या फिर कोई और लेटेस्ट मोबाइल, इसलिए आजकल के फोन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बेफिक्री से चार्ज करो कभी भी। और एक और काम जो आप लोग करने से डरते हैं वो है ओवरनाइट चार्जिंग। अगर आपको किसी ने कह दिया है कि रात को पूरी रात को बैटरी चार्ज करने से ये जल्दी खराब हो जाती है या फिर फट जाती है, ये एक मुकम्मल झूठ है। ये पुराने जमाने में निकल सेल मसला होता था। आजकल बैटरी लिथियम आयोन बैटरीज होती है और ये ज्यादा स्मार्ट भी होती हैं। अपने फोन को आप बेफिक्री से चार्ज लगाएं। फैक्ट नंबर 6, अगर आप कोई नावल या कोई बुक पढ़े
जो तकरीबन 300 पेजेस की हो, उसको पढ़ते पढ़ते जो आंखों की ट्रेवलिंग होगी, यानी पेज पर जो बार बार एक के बाद दूसरी लाइन को पढ़ते हैं, इसी तरह पढ़ते पढ़ते आपकी आंख एक पेज से दूसरे पेज तक, दूसरे से तीसरे पेज तक और यहाँ तक कि आप सारी बुक पढ़ लेते हैं। इस तरह पढ़ते पढ़ते आपकी आंख 1 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। फैक्ट नंबर 7, सैलेमेंडर ये एक ऐसा जानदार है जो सर्दियों में बर्फानी इलाकों में जब बर्फ पड़ती है तो ये अपने आप को बर्फ में हाइबरनेट कर लेता है, यानी आप ऐसा समझे नीम मुर्दा हालत में चला जाता है। लेकिन जब बर्फ पिघलती है तब ये दोबारा अपनी आंखें खोल लेता है और चलता फिरता है। इसकी अमूमन 10 साल तक की जिंदगी होती है। लेकिन एक दफा साइंसदानों ने साइबेरिया में एक ऐसा सैलेमेंडर देखा जो 90 साल से हाइबरनेट था। जैसे ही ये डिफ्रोज हुआ और वो चलने लग गया, यानी 90 साल तक वो हाइबरनेट रहा। कैसी अल्लाह की कुदरत है। खैर ये कोई हमें इतनी अनोखी बात नहीं लगती, क्योंकि हम जानते हैं कुरान करीम ने हमें ऐसे लोगों यानी असहाबे काफ जिन्हें अल्लाह ताला ने 300 साल तक गार में रखा, उनके बारे में बताया और वो 300 साल तक गार के अंदर सोते रहे, उसके बाद वो उठ भी गए थे। फैक्ट नंबर 8, चींटियां जो हमेशा लाइन बनाकर अपनी अपनी खुराक को इकट्ठा करने निकलती हैं। आपने गौर किया, ये चींटियां अपने से भी बड़ी बड़ी चीजों को उठाकर अपनी बिल के पास ले जाती हैं। इनके पास इतनी ताकत होती है कि ये अपने वजन से 100 गुना वजनी चीजों को उठा सकती हैं। फैक्ट नंबर 9, स्विट्जरलैंड के साइंसदानों ने ये मसला हल कर दिया कि गिरगिट रंग कैसे बदलता है। साइंसदानों का कहना है कि गिरगिट अपना रंग जिल्द के अंदर मखसूस सेल्स में रंगों के क्रिस्टल्स की तरतीब को ऊपर नीचे करके बदलता है। साइंसदानों ने गिरगिट की जिल्द में मौजूद इन सेल्स को आईने से तशबीह दी है, यानी शीशे से तशबीह दी है। इन शीशों या आईनों के अलावा साइंसदानों ने गिरगिट की जिल्द में सेल्स की एक दूसरी तह भी दरियाफ्त की, जिसकी मदद से ये रेंगने वाला जानवर इंफ्रारेड रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जो उसे अपना जिस्म ठंडा रखने में मदद देता है। गिरगिट 2 तरीकों से रंग पैदा करता है। एक तो उसके जिस्म में ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें गहरे या गर्म रंग भरे हुए होते हैं, जबकि चमकदार नीले और सफेद रंग इसकी जिल्द के उस परत से निकलते हैं जहां से रंग रिफ्लेक्ट होते हैं। इन दोनों इकसाम के रंग आपस में मिल भी जाते हैं। जैसे नीले रंग के सेल्स के ऊपर से जब पीला रंग गुजरता है तो गिरगिट चमकदार सब्ज दिखाई देता है। रंगों की इस अमेजिश के अलावा गिरगिट के रंग में कुछ तब्दीलियां इस वजह से भी आती हैं कि वो अपने सेल्स में मौजूद रंगीन मादे को एक सेल से दूसरे सेल में मुंतकिल करने की सलाहियत रखते हैं। मसलन गिरगिट अपनी बॉडी में गहरे स्याह रंग के निहायत छोटे छोटे पैकेटों को अपनी जिल्द के सेल्स में से इधर उधर करता रहता है और जब वो तमाम पैकेट एक जगह जमा कर देता है तो गिरगिट का रंग गहरा हो जाता है, जबकि इन पैकेटों के बिखरने से उसका रंग हल्का हो जाता है। फैक्ट नंबर 10, मुजस्मा साज जॉन्टी हॉर्विट्ज ने दुनिया का सबसे छोटा मुजस्मा बनाया था। ये मुजस्मा 1 मिलीमीटर से भी छोटा था, सुई के नाके से भी छोटा। इसे इंसानी बाल पर रखा जा सकता था। ये चींटी के सर पर सवार किया जा सकता था। जॉन्टी ने उसे बनाने में कई महीने लगाए। इस मुजस्मे को बनाने के लिए खुर्दबीन की मदद ली गई थी। इस तर्ज की मुजस्मा साजी को नैनो पेंटिंग कहते हैं। इसे बनाने के बाद जॉन्टी ने खुर्दबीन की मदद से ही इसकी तस्वीर बनाने का सोचा और वो उसे लेकर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास गया, जहां काम करने वाले एक टेक्नीशियन की उंगली से छूते साथ ही ये मुजस्मा चकनाचूर हो गया और उसकी सारी मेहनत जाया हो गई। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं एक फिक्रा अमूमन जुबान ज़दे आम है कि उल्लू का पट्ठा। क्या आपको इसकी हकीकत का पता है? पट्ठा असल में उल्लू के बच्चे को कहते हैं जो अभी जवान हुआ हो, इसलिए उसको उल्लू का पट्ठा कहते हैं। इसी तरह कबूतर के शौकीन हजरात वो तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि पट्ठा किसे कहते हैं। कबूतर के जवान बच्चे को भी पट्ठा कहकर पुकारते हैं। फैक्ट नंबर 12, मुख्तलिफ तहजीबों में गम के इजहार के लिए मुख्तलिफ अंदाज अपनाए जाते हैं। खास तौर पर किसी की फौतगी पर कुछ सीना कूबी करते हैं, कुछ चीखते चिल्लाते हैं। मगर इंडोनेशिया में डानी कबीले के लोग किसी के मरने पर एक अजीब अंदाज अपनाते हैं। रोते हुए न सिर्फ खाक और धुआं अपने चेहरे पर मलते हैं बल्कि अपने हाथों की उंगलियां ही काट देते हैं। इस कबीले के लोगों का कहना है अगर मरने वाला एक कमजोर दिल शख्स हो तो उसे अगले जहान की मुश्किलात सहने और ताकतवर बनाने के लिए खानदान के लोग अपनी उंगलियां काटकर कुर्बानी देते हैं। मरने वाले शख्स की रूह को आसानी मिले इसलिए मरहूम के करीबी रिश्तेदार ख्वातीन अपनी उंगलियों के ऊपर वाले किनारे काट देती हैं। उंगलियां काटने से पहले उंगलियों के पोरों को 30 मिनट के लिए बांध दिया जाता है। काटने के बाद उंगलियों के कटे हुए
पोरों को खुश्क होने के लिए रख दिया जाता है और बाद में एक खास जगह पर दफना दिया जाता है। डानी कबीले के लोगों के नजदीक उंगलियां काटने पर जो दर्द और तकलीफ महसूस होती है वो दर हकीकत अपने किसी प्यारे से बिछड़ने के गम का इजहार है। इस कबीले में न सिर्फ मौत पर उंगलियां काटी जाती हैं, बल्कि बच्चे की पैदाइश के वक्त बच्चे की माँ ही उसकी सबसे छोटी उंगली को जोर से दांत काटती है ताकि वो दूसरों से मुख्तलिफ हो और लंबी जिंदगी जिए। फैक्ट नंबर 13, इंडोनेशिया में माह रमजान के आने की खुशी में आग के साथ एक खेल खेला जाता है। इस खेल में आग से एक गोला तैयार किया जाता है जिसकी शक्ल और खेलने का अंदाज भी फुटबॉल की तर्ज का होता है। लोग इस खेल को सिपक बोला आपी का नाम देते हैं। इस खेल में भी फुटबॉल की तरह हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और मुखालिफ टीम के खिलाफ गोल बनाने की कोशिश करते हैं। ये खेल अमूमन रात के वक्त ही खेला जाता है। इस खेल को खेलने के लिए खिलाड़ियों को रूहानी अमल से गुजरना पड़ता है जिसमें खेल से पहले 21 दिन के रोजे रखना होते हैं। मुख्तलिफ विर्द पढ़े जाते हैं। आग पर पके हुए खानों से परहेज किया जाता है। खिलाड़ी 21 दिनों की तज़किये नफ्स की इस मश्क के बाद रूहानी तौर पर पाक हो जाते हैं। इन 21 दिनों में खिलाड़ी दिन में रोजा रखते हैं और रात भर जागते हैं। इन मरहलों से गुजरने के बाद खिलाड़ियों को आग से डर नहीं लगता, इसीलिए वो आग के इस गोले को नंगे पांव ठोकरे मारते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। अगली वीडियो के आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।